अच्छा, जेनेटिक एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ एन एक्टिविटी जो हम क्लास में करते हैं। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मैं ये यहीं पर करके दिखा रही हूँ। दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम में हमारे पास कुछ आइटम्स गिवन हैं, जैसे कि स्लीपिंग बैग, रोप, पॉकेट नाइफ, टॉर्च, बॉटल एंड ग्लूकोज। सो देयर इज़ अ मैन हु इज़ ट्रैवलिंग समवेयर इन द जंगल सपोज़, और उसके पास लिमिटेड वेट है, यानी कि 30 kg से ज़्यादा वो वेट कैरी नहीं कर सकता। दिस इज़ द कॉन्स्ट्रेंट। और हर आइटम के साथ उसके कुछ सर्वाइवल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सर्वाइवल पॉइंट्स यहाँ पर लिस्ट डाउन हुए हैं। तो दिस इज़ बेसिकली एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सर्वाइवल पॉइंट्स भी हों और वेट भी जो है वो 30 kg से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से हमें बैग अपना पैक करना है कि उसमें ये मैक्सिमम हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आ जाएं और वेट जो है वो 30 kg से ज़्यादा ना हो। तो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम में सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें इनिशियलाइज़ करनी होती है अपनी बेसिक पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, और फिटनेस फंक्शन डिटर्मिन करना होता है। सही, अभी क्या होते हैं फिटनेस फंक्शन, ये हम देखते हैं। सपोज़ मेरे पास इस तरह से ये आइटम्स थे: स्लीपिंग बैग, रोप, पॉकेट नाइफ, टॉर्च, बॉटल एंड ग्लूकोज। मैंने जिनको सिलेक्ट करना था मैंने उनको 1 कर दिया और जिनको नहीं करना था मैंने उनको 0 कर दिया। रेंडमली मैंने करा, बिल्कुल रेंडमली करा। जब मैं क्लास में ये चीज़ करवाती हूँ एक्टिविटी, तो मैं 4-4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ और हर मेंबर जो होता है वो ग्रुप का रेंडमली इनिशियलाइज़ कर देता है और बाद में मुझे अपने आंसर्स बताता है। आफ्टर इनिशियलाइजिंग दिस पॉपुलेशन मैं इनके वेट सब कैलकुलेट करूँगी, स्लीपिंग बैग एंड टॉर्च। तो स्लीपिंग बैग का वेट यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ 15 एंड टॉर्च इज़ 5। तो यहाँ पर हमारे पास वेट आ जाएगा, मैं यहाँ वेट लिख देती हूँ, दैट इज़ 20। ठीक है, इसी तरह हम सबके वेट्स और सबके पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सही है, तो आफ्टर फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन जो ऊपर मैंने टेबल से देख कर करा है, मेरे पास हर आइटम का वेट और उनके सर्वाइवल पॉइंट्स मैंने ऊपर से देख कर ऐड करा। तो यहाँ पर मैंने सबके टोटल लिख दिए हैं। तो मैं अगर सपोज स्लीपिंग बैग और टॉर्च सेलेक्ट करती हूँ तो उसका वेट इज़ 20 और पॉइंट्स हैं 20। तो यहाँ पर वेट्स बस चेक कर लेना कि सबका 30 से कम होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। सर्वाइवल पॉइंट्स यहाँ पर सबके मैंने लिख दिए हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट यहाँ पर आ रहा है 22 एंड 22। सही है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना अच्छा होगा। सही है, तो मैं सपोज़ कर लेती हूँ ये जो पॉइंट्स हैं, जो सर्वाइवल पॉइंट्स हैं, हम इन्हें कह देते हैं हमारा फिटनेस फंक्शन है और हमें जेनेटिक एल्गोरिथम में फ़िटनेस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना होता है। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि हमें यहाँ पर नैपसैक प्रॉब्लम में भी अपना जो फिटनेस फंक्शन है या जो सर्वाइवल पॉइंट्स हैं दैट इज़ एसोसिएटेड विद ईच आइटम, हमें उसको मैक्सिमाइज़ करना। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक एल्गोरिथम। हमें सबसे पहले पॉपुलेशन को इनिशियलाइज़ करना होता है। आफ्टर इनिशियलाइजिंग द पॉपुलेशन हम यहाँ से किसी भी दो अपने बेस्ट या रेंडमली किसी दो जो पॉपुलेशन में से आइटम्स होते हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर एज अ पेरेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ सपोज़ दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड 20 एंड 22 जिसका आ रहा था। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 0 0 1 0 0। सही है, आई एम जस्ट कॉपिंग इट, सिर्फ जो ये वाला है 1 और 0 वाला पार्ट, 0 0 एंड 1 1 0। सही है, तो ये हमारे दो पेरेंट्स आ गए हैं और हम इन पेरेंट्स को क्रॉस ओवर करके हम ऑफ स्प्रिंग जनरेट कर होंगे। सही है, वो किस तरह से जनरेट करना है, मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि हमारा कोई भी पॉइंट जो है वो स्प्लिटिंग पॉइंट है। अगर सपोज़ ये स्प्लिटिंग पॉइंट है 50-50%, 50% इधर और 50% उधर है, तो फर्स्ट वाले ऑफ स्प्रिंग में फर्स्ट पेरेंट का फर्स्ट पार्ट, सही है, दैट इज़ दिस वन, और सेकंड पेरेंट का सेकंड पार्ट। ठीक है, हम इन दोनों को यहाँ कॉपी कर रहे हैं, 1 0 0 फ्रॉम हियर एंड 1 1 0 फ्रॉम हियर। सही है, एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड ऑफ स्प्रिंग, सेकंड वाले पेरेंट का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ 0 0 1 एंड फर्स्ट वाले पेरेंट का सेकंड पार्ट दैट इज़ 1 0 0। सही है, तो यहाँ पर हमने इनको क्रॉस ओवर करके नए ऑफ स्प्रिंग्स जनरेट कर दिए फ्रॉम आर इनिशियल पॉपुलेशन।
दिस इज़ कॉल्ड सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर। हमने एक ही पॉइंट से क्रॉस ओवर करा है, यानी कि एक ही पॉइंट पर हमने स्प्लिट करके उसको क्रॉस ओवर कर दिया। डबल पॉइंट या मल्टी पॉइंट्स क्रॉस ओवर भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे किस तरह से होता है। अच्छा, इसी तरह से जो बाकी के 2 पेरेंट्स थे, दैट इज़ सेकंड एंड फोर्थ, और ये रैंडमली मैं बिल्कुल कर रही हूँ। अगर कोई चाहे तो फर्स्ट 2 को एक जगह कर लो और सेकंड 2 को दूसरी जगह कर ले। मैंने रैंडमली फर्स्ट और थर्ड पहले सेलेक्ट करा था, और अब मैं सेकंड और दैट इज़ दिस वन एंड दिस वन, इनको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी कर रही हूँ इसको अगेन, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा पेरेंट, 2 और पेरेंट्स आ गए। अगेन दोबारा से हम इनको क्रॉस ओवर करेंगे। क्रॉस ओवर पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। सपोज़ मेरा ये क्रॉस ओवर पॉइंट है, तो मैं यहाँ से अगर क्रॉस ओवर करती हूँ फर्स्ट वाले पेरेंट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ 0 1 0 0, और सेकंड वाले पेरेंट का सेकंड पार्ट, ठीक है, दैट इज़ 0 0 अगेन फर्स्ट सेकंड वाले पेरेंट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ 1 1 0 0, और फर्स्ट वाले पेरेंट का सेकंड पार्ट, दैट इज़ 1 0। सही। तो मेरे नए ऑफिस स्प्रिंग्स आ गए, और नए ऑफिस स्प्रिंग्स आने के बाद दोबारा से नाउ वी आर गोइंग टू डू म्यूटेशन करने के लिए दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। मैं यही जो ऑफिस स्प्रिंग आए थे, मैं इनको यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ। दैट इज़ 1 0 0 1 1 0 and 0 0 1 1 0 0 1, सॉरी, सेकंड थर्ड वाला ऑफिस स्प्रिंग था 0। सही है। तो आफ्टर कॉपिंग दीज ऑफिस स्प्रिंग्स फ्रॉम हियर टू हियर, हम यहाँ पर इनको लिस्ट डाउन कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से इनके वेट्स और पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। दिस इज़ कॉल्ड द फिटनेस फंक्शन। और यहाँ पर हमें फिर नज़र आ रहा है कि फिटनेस फंक्शन इसका और इसका 28 एंड 30, दीज आर द बेस्ट। तो हम इनको दोबारा से नए पेरेंट्स बना सकते हैं, और नए पेरेंट्स बनाने के बाद दोबारा से उनके ऑफिस स्प्रिंग्स बना के और दोबारा से सारा काम कर सकते हैं। जो फाइनल स्टेप होता है म्यूटेशन का, इसमें बेसिकली हम करते ये हैं कि रैंडमली किसी भी बिट को 1 से 0 0 से 1 कर देते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन आगे हम देखेंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड द म्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम, क्योंकि जेनेटिक एल्गोरिथम बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड है, जस्ट लाइक ह्यूमंस के हम ऑफिस स्प्रिंग्स होते हैं, और ऑफिस स्प्रिंग में ऑब्वियसली कुछ पेरेंट्स की ट्रेट्स आते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो चाइल्ड इनहेरिट करता है, लेकिन उसके अलावा चाइल्ड की अपनी भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उस करने की कोशिश करी थी। मैंने सिर्फ एक आइट्रेशन करके दिखाई थी। ये आइट्रेशंस चलती रहेंगी जब तक कि हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ जाता, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल जाती है, हमें कन्वर्ज कर जाता है हमारा सॉल्यूशन। तो वहाँ पर हम अपनी जो सर्चिंग है वो स्टॉप कर देंगे। जेनेटिक एल्गोरिथम इज़ अ टाइप ऑफ लोकल सर्च एल्गोरिथम, और बेसिकली हिल क्लाइंबिंग स्ट्रेटजी को ही फॉलो कर रहा होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, क्योंकि ये बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। जिस तरह हमारी जीन्स होती हैं, और जो ऑफिस स्प्रिंग्स जनरेट होते हैं, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं, उनमें पेरेंट्स की कुछ ट्रेट्स मौजूद होती हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, जिसे हम क्रॉस ओवर से अकम्प्लिश कर रहे होते हैं कि हम क्रॉस ओवर करते हैं, तो दोनों पेरेंट्स की कुछ ट्रेड्स जो होती हैं वो ऑफिस स्प्रिंग के अंदर आ रही होती हैं, लेकिन उस ऑफिस स्प्रिंग की अपनी भी कुछ ट्रेड्स होती हैं, उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है। तो वो चीज़ हम म्यूटेशन से कर रहे होते हैं कि हम जो रिजल्टिंग क्रोमोसोम हमारे पास बनता है, या रिजल्टिंग इंडिविजुअल हमारे पास बनता है, हम उसको उसकी कुछ बिट्स को ऑल्टर कर देते हैं। अगर वो 1 होती है तो उसको 0 कर देते हैं, अगर 0 होती है तो उसको 1 कर देते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम में हमें यही चीज़ें देखनी होती हैं। हम इंडिविजुअल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो कोई रियल नंबर्स की स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर नंबर्स की स्ट्रिंग हो सकती है।
उसको कन्वर्ट किस तरह किया जाए, दिस इज़ ये एक प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं। फिटनेस फंक्शन हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह हम उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकेंगे कि वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है इन ईच आइट्रेशन। इंडिविजुअल्स किस तरह सेलेक्ट होंगे, ये सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है, रोलेट व्हील सिलेक्शन, ये अभी हम आगे देखेंगे। अभी तो हमने नैपसैक प्रॉब्लम में रैंडमली सिलेक्ट कर दिए थे इंडिविजुअल्स, लेकिन यानी कि जब हम नई ऑफिस स्प्रिंग्स जनरेट कर रहे थे तो उसके लिए हमने पेरेंट्स सेलेक्ट कर रहे थे। वो पेरेंट्स हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं, दिस इज़ अनदर टास्क। और फिर वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ क्रॉस ओवर किस तरह से होगा, 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, किस पॉइंट पे क्रॉस ओवर होगा या मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर होगा, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा होता है। अच्छा, सपोज़ जैसे अगर हमारे पास नंबर है तो हम उसको एनकोड कर सकते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, उसका बाइनरी फॉर्म ले लें हम, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अभी कहते हैं हम इसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ़िटनेस फ़ंक्शन होता है। फ़िटनेस फ़ंक्शन अगर हमारे पास कॉस्ट है जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है तो हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, तो हमारे पास फ़िटनेस वैल्यू आ जाएगी। फ़िटनेस वैल्यू शुड ऑलवेज़ बी ग्रेटर, यानी कि हम हमेशा जब फ़िटनेस निकालते हैं किसी क्रोमोसोम की तो नेक्स्ट जनरेशन में हम कोशिश ये करते हैं कि फ़िटनेस वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसलिए अगर कॉस्ट है जिसे हमें मिनिमाइज़ करना है तो हम उसका इन्वर्स ले लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द फ़िटनेस, ठीक है। अच्छा, अब पेरेंट किस तरह सेलेक्ट करते हैं, रोलेट व्हील सिलेक्शन से हम कर सकते हैं। व्हाट इज़ रोलेट व्हील सिलेक्शन, हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं बिटवीन 0 एंड टोटल फिटनेस TF जिसे कहा हुआ है, सही है। जो टोटल फिटनेस हमारे पास वैल्यू आ रही होती है वो, और 0 के दरमियान हम एक नंबर जनरेट करते हैं रैंडमली, और उसके बाद फिर हम सिलेक्शन करते हैं किस तरह से कि अगर सपोज़ मेरे पास रैंडम नंबर 7 आ रहा है और मुझे सिलेक्ट करना था बिटवीन 0 एंड 18, यानी कि सम ऑफ फिटनेस वैल्यूज़ हमारे पास 18 आ रहा है। वो सम किस तरह निकालते हैं हम आगे देखेंगे। यानी कि जनरेशन जो हमने जनरेट करी है, क्रोमोसोम जो हमने पॉपुलेशन जनरेट करी है, उस पॉपुलेशन की तमाम क्रोमोसोम्स की फ़िटनेस वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, दैट इज़ द मैक्सिमम फ़िटनेस वैल्यू, ठीक है। तो उसके और 0 के दरमियान हम कोई रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। सपोज़ अगर 7 होता है तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडिविजुअल हम उसकी फ़िटनेस वैल्यू देखते हैं। सपोज़ उसकी फ़िटनेस वैल्यू इज़ 1, नेक्स्ट की फ़िटनेस वैल्यू इज़ 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 3 एंड सो ऑन। तो अब 7 कहाँ लाया करता है, पहले इंडिविजुअल की वैल्यू इज़ 1, सेकेंड वाले की है 2, तो 2 + 1 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6 एंड 6 + 1 इज़ 7। तो 7 जहाँ पर आता है जिस क्रोमोसोम के ऊपर, दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर 4, सही है। हम इस इंडिविजुअल को क्रोमोसोम नंबर 4 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सो दिस इज़ कॉल्ड रोलेट व्हील सिलेक्शन। इसी तरह से अगर सपोज़ रैंडम नंबर 12 जनरेट होता है तो सबकी फ़िटनेस वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जहाँ पर हमें 12 मिलेगा वहाँ हम स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से 1 + 2 3, 3 + 3 6, 7, 7 + 3 10 एंड 10 + 5 15, 15 के ऊपर वो स्टॉप कर देगा, और ये जो 15 वाला क्रोमोसोम है दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर 6, क्योंकि 12 यहाँ लाया करता है, ये इसको सिलेक्ट कर लेगा फॉर क्रॉसओवर, ठीक है। तो इस तरह से पेरेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। जब पेरेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें क्रॉसओवर करना होगा, और क्रॉसओवर का तरीका मैंने बता दिया था। क्रॉसओवर होगा देन म्यूटेशन होगा। क्रॉसओवर हमारे पास सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, अभी फ़िलहाल ये सिंगल पॉइंट हुआ है, तो फर्स्ट पेरेंट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पेरेंट का सेकंड पार्ट, इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, तो हमारे पास नए ऑफ स्प्रिंग्स आ जाएंगे, दैट इज़ ऑफ स्प्रिंग 1 एंड ऑफ स्प्रिंग 2, जिनको नाम दे दिया। उसके बाद हम म्यूटेशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि कुछ बिट्स को रेंडमली जो है वो हम 1 से 0, 0 से 1 कर देंगे। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम है जिसे हम कह रहे हैं मैक्स 1 प्रॉब्लम, जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस कैलकुलेट करने हैं इन क्रोमोसोम। तो हमारे पास रेंडमली 6 स्ट्रिंग्स हमने जनरेट करवा दी हैं। हमने कॉइन को टॉस करा था 60 टाइम्स, हमारे पास 60 बिट्स आ गई थी, उनको हमने रेंडमली किसी स्ट्रिंग में डाल दिया और हमारे पास ये स्ट्रिंग्स आ गई हैं। 6 स्ट्रिंग्स हैं 10 10 बिट्स की, तो इनमें कुछ 1 और कुछ 0 हैं।
तो हम इन सब की फिटनेस वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं हर स्ट्रिंग में। तो इस स्ट्रिंग में 7 है, इस स्ट्रिंग में 5 है, इसमें 7 एंड सो ऑन। टोटल फिटनेस हमारे पास आ रही है 34। तो हम 0 और 34 के दरमियान जो है वो कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड रोलेट व्हील सिलेक्शन। एंड आफ्टर रोलेट व्हील सिलेक्शन हम टोटल देखते जाएंगे, यानी कि बिटवीन 0 एंड 34 हम नंबर जनरेट करवाते हैं। सपोज़ मेरे पास नंबर आ जाता है 21, तो 7 + 5 इज़ 12, 12 + 7 इज़ 19, 19 + 4 इज़ 23। तो 23 यहाँ पर लाई करता है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे क्रोमोसोम नंबर 4 को। इसी तरह से रैंडम कोई नंबर जनरेट करवाएंगे, हम 4 क्रोमोसोम सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास जो क्रोमोसोम सिलेक्ट करा है वो 1, 2, 5 एंड 6 है। सही है, 1, 2, 5 एंड 6 सही है। तो ये हमारे पेरेंट्स बन जाएंगे। पेरेंट्स बनने के बाद हम इनमें क्रॉसओवर अप्लाई कर देते हैं बिटवीन S1 एंड S2 एंड S5 एंड S6। तो आफ्टर क्रॉसओवर हमारे पास जो नए ऑफ स्प्रिंग्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। ठीक है, ये चारों ऑफ स्प्रिंग्स जनरेट हो गए। एंड फाइनल स्टेप इज़ द म्यूटेशन, जिसमें हम किसी भी बिट को रैंडमली, अगर कोई 0 था तो हम उसको 1 कर रहे हैं। ठीक है, और इसका म्यूटेशन का रेट होता है जो हम पहले से डिफ़ाइन करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, तो सारी बिट्स नहीं होती हैं म्यूटेट, कुछ बिट्स होती हैं किसी स्ट्रिंग में जो म्यूटेट हो रही होती हैं, और हो सकता है म्यूटेशन हो ही ना रही हो। ठीक है, दोबारा से जो हमारे पास नई स्ट्रिंग्स आ रही हैं, हम उनका दोबारा से फिटनेस निकालेंगे, सबकी फ़िटनेस वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सबको ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल फिटनेस वैल्यू आ जाएगी 40, जो कि पहले 34 थी। 34 से हम 40 पर आ गए टोटल फिटनेस वैल्यू। अच्छा, ये हमारे पास 8 क्वींस प्रॉब्लम की एग्जांपल है। अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करते हैं, तो आफ्टर क्रॉसओवर हम एक ऐसी स्टेट पर आ जाते हैं जो कि कम्प्लीटली एक न्यू स्टेट होती है। और अगर हम उसकी फ़िटनेस वैल्यू निकालेंगे, तो अगर वो फिटनेस वैल्यू अच्छी होगी, दैट मीन्स कि हम अपने सॉल्यूशन से करीब हैं। तो अगर ये चीज़ हम नॉर्मल सर्चिंग एल्गोरिथम से अकम्प्लिश करना चाहें, तो उससे बहुत मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस जेनेटिक एल्गोरिथम। सही है, तो हमारे पास सपोज़ ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद हैं जिसके ऊपर हम जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं। अब ये किस तरह से आएंगे नंबर्स, ये हम देख लेते हैं। हमारे पास 8 क्वींस प्रॉब्लम है, तो जो नंबर 2 है ये बता रहा है कि हमारी पहली जो क्वीन है वो सेकंड रो में है, स्टार्टिंग फ्रॉम यानी कि फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, 4, 5, 6 टिल 8। सही है, तो 8 कॉलम्स हैं। जो पहली वाली कॉलम में क्वीन है वो सेकंड रो में है, दैट मीन्स यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 एंड 2। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पहले कॉलम की क्वीन थर्ड रो में है। सिमिलरली सेकंड वाले कॉलम की जो क्वीन है वो सेकंड रो में है, दैट इज़ दिस वन। ठीक है, और फिर ये 7 मीन्स के 7th रो में है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से स्ट्रिंग्स आ सकती हैं हर कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि मेरे पास कोई भी रैंडम कॉन्फ़िगरेशन है, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, हमारे पास वो इनिशियल पॉपुलेशन बन जाएगी, और फिर हम उसके ऊपर क्रॉसओवर म्यूटेशन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नई पॉपुलेशन आ जाएगी, उसका फिटनेस वैल्यू आएगी। अच्छा, फिटनेस वैल्यू अब किस तरह से आएगी वो भी हम आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल ये सपोज़ कर लेते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन की फ़िटनेस वैल्यू 24, इस वाले की 23, इसकी 20 एंड इसकी 11। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस ओवर रेट होगा या उनकी जो सिलेक्शन हो रही होगी, वो हम परसेंटेज के हिसाब से, जिसकी जितनी ज़्यादा फिटनेस वैल्यू हम उसको सिलेक्ट करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के ऊपर हम क्रॉस ओवर अप्लाई करते हैं विथ क्रॉस ओवर पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो नई कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, और उसके ऊपर हम रेंडमली जो है वो म्यूटेशन अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास नई स्ट्रिंग्स इस तरह से आ जाएंगी। सिमिलरली क्योंकि इनके फिटनेस वैल्यू ज़्यादा थी, तो हम सेकंड और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन की दोबारा से हम क्रॉसओवर अप्लाई करते हैं। क्रॉसओवर पॉइंट अब यहाँ पर है, और क्रॉसओवर अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो ये है। उसके ऊपर हम रेंडमली जो है वो म्यूटेशन अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आफ्टर म्यूटेशन रिज़ल्ट ये आ रहा है। ठीक है, अभी फ़िटनेस वैल्यूज़ किस तरह से आई हैं ये अभी हम देख लेते हैं। अच्छा,
अच्छा, फ़िटनेस वैल्यू 24। सपोज़ मेरे पास यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन थी, 2 मीन्स कि ये फर्स्ट कॉलम की पहली जो हमारे पास क्वीन थी ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम वाली क्वीन फोर्थ रो में है, थर्ड कॉलम वाली क्वीन सेवन्थ रो में है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन को अपनी डिस्क्राइब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब इसकी फ़िटनेस वैल्यू किस तरह से आ रही है? फ़िटनेस वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ नॉन अटैकिंग क्वींस कितनी हैं, यानी कि ऐसी क्वींस कितनी हैं जो कि अटैकिंग पोजीशन पे नहीं हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं 2 तरीके बता रही हूँ। पहला तरीका तो ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे, जो कि हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू हो सकती है फिटनेस फंक्शन की, वो होती है 8c2। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 28। 28 कैन बी द हाईएस्ट फिटनेस वैल्यू, और इसका मतलब ये है कि कोई भी जो क्वीन है वो अटैकिंग पोजीशन पे नहीं है। सही है, यानी कि अगर मेरे पास गोल स्टेट पर हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर फिटनेस वैल्यू 28 होगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी क्वींस जो हैं वो अटैकिंग पोजीशन पर हैं। यहाँ से अगर हम देखें इस क्वीन को, तो ये इसके साथ अटैकिंग पोजीशन पर है, दैट इज़ 1। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि हमारे पास फर्स्ट और 8th कॉलम में जो क्वींस हैं वो अटैकिंग पोजीशन पर हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगर यहाँ से देखें डायगनली तो कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बस ये यहाँ पर ये अटैक कर रहा है। देन दिस क्वीन, ये इसके साथ अटैकिंग पोजीशन पर है, सेकंड एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, वर्टिकली किसी के साथ नहीं है, हॉरिजॉन्टली है, और डायगनली भी किसी के साथ नहीं है, ना इस जगह और ना इस जगह। ठीक है, तो देन अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब थर्ड कॉलम में, तो ये वाली जो क्वीन है ये डायगनली अटैकिंग पोजीशन पर है 8th वाली के साथ, तो मैं लिख देती हूँ थर्ड एंड 8th। ये दोनों कॉलम्स में आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। और इसी तरह से अगर मैं फोर्थ वाले कॉलम की देखूँ, तो ये अटैकिंग पोजीशन में इसके साथ ही हमने ऑलरेडी लिख दिया था। यहाँ पर आगे देखते हैं और किसी के साथ नहीं है। इसी तरह फिफ्थ वाली भी किसी के साथ नहीं है। 6th और 7th जो हैं ये अटैकिंग पोजीशन पर हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6th एंड 7th। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 हमारे पास इस तरह की क्वींस हैं जो अटैकिंग पोजीशन पर हैं आउट ऑफ 28। तो हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 28 इसमें से 4 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर वुड बी 24। सही है, तो एक तरीका तो ये है कैलकुलेट करने का कि कितनी नंबर ऑफ़ नॉन अटैकिंग क्वींस है हमारे पास। दूसरा तरीका हम इस तरह से देख लेते हैं कि से ये हो सकता है वैल्यू निकालने के लिए हम अदर वे राउंड भी देख सकते हैं। हम वहाँ पर ये देख रहे थे कि कितनी नंबर ऑफ़ क्वींस जो हैं वो अटैकिंग पोजीशन पर हैं, या 4 थी तो हमने 4 माइनस कर दिया था। हम अब यहाँ पर इस तरह भी देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ क्वींस जो हैं वो नॉन अटैकिंग पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम में सारी पोजीशंस देखेंगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगनली। ठीक है, तो 4 पोजीशंस हैं, 4 में से एक, दूसरी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर अटैक हो रहा है, 2 और 3। ठीक है, तो हमारे पास 3 पोजीशंस इस तरह की हैं एंड वर्टिकली जो नॉन अटैकिंग है फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर सबके लिख दिए हैं कि यहाँ पर अगर मैं सेकंड कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पर भी 3 पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें नॉन अटैकिंग है। फर्स्ट वर्टिकली डायगनली अटैकिंग पर है, डायगनली नॉन अटैकिंग है, हॉरिजॉन्टली अटैकिंग है। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 पोजीशंस ऐसी हैं जो नॉन अटैकिंग है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 पोजीशंस ऐसी हैं, 1 2
दिस डायगनल एंड दिस डायगनल 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर लास्ट कॉलम में देखें तो यहाँ पर मेरे पास 2 पोजीशन सिर्फ ऐसी हैं जो नॉन अटैकिंग है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो अटैकिंग है, यहाँ से डायगनली भी अटैकिंग है, यहाँ से डायगनली नॉन अटैकिंग है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 एंड 2, ठीक है। तो सबको ऐड कर देते हैं तो आंसर वुड बी 24। ये भी एक तरीका है निकालने के लिए फिटनेस वैल्यू। दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, नॉन अटैकिंग क्वींस ही हमें देखनी है, तो इस तरह से हम फिटनेस वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर ईच इंडिविजुअल या ईच क्रोमोसोम, ठीक है। तो हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम फिटनेस वैल्यू निकाल लेंगे। फिटनेस वैल्यू निकालने के बाद मेरे पास आंसर जो आ रहे हैं 24, 23, 20 एंड 11, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो आंसर वुड बी 78, ठीक है। तो 78 हमारा टोटल फिटनेस वैल्यू है। टोटल फिटनेस वैल्यू में से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि परसेंटेज निकालें कि सिलेक्शन की, एक तरीका तो हमने रोलेट फील्ड का देखा था, दूसरा हम ये भी देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से निकालेंगे, 24 डिवाइड बाई 78, दैट वुड बी 31%। 23 डिवाइड बाई 78 इज़ 29%, जिसकी फिटनेस वैल्यू जितनी कम होगी उसकी परसेंटेज उतनी ही कम होगी फॉर सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर लेते हैं और सिलेक्शन करने के बाद वही क्रॉसओवर और म्यूटेशन। सही है। अब जैसे कि हमने देखा था कि जेनेटिक एल्गोरिथम हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज़ करनी हो चीज़ में, यानी कि अगर सपोज़ मैं सर्किट्स की बात करती हूँ तो सर्किट्स में हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं और कंपोनेंट्स को हमें मिनिमम स्पेस में एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो किस तरह से उनको अरेंज किया जाए कि वो अपनी सारी फंक्शनैलिटी भी अचीव कर रहे हों और कंपोनेंट्स भी पूरे हों। यही चीज़ रोबोटिक्स में भी होती है कि हमारे पास एक ऐसा रोबोट इन्वेंट करना जो कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है इन मिनिमम टाइम, और एक ही हमारे पास अगर कॉन्फ़िगरेशन है रोबोट की तो उससे नए रोबोट्स जो हैं वो इन्वेंट करना, उनके कंपोनेंट्स को कंबाइन करना, कार के पार्ट्स को जो है वो असेंबल करना, या जो कार के डिज़ाइंस होते हैं उसमें भी हम जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर एवोल्यूशन होती है, जहाँ पर हम कोई नई चीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं, गिवन हमारे पास कोई पुरानी स्टेट्स के पुरानी कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद हों, तो वहाँ पर हम जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर जेनेटिक एल्गोरिथम। फीचर सिलेक्शन जब हम कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि आउटपुट को इतना अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर रही होती हैं, तो वो ऐसी फील्ड्स को हटाना और रेलेवेंट फील्ड्स को हम यूज़ करना अपने इनपुट के लिए फॉर प्रिडिक्टिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम फीचर सिलेक्शन के लिए, रिडंडेंट फीचर्स होते हैं उनको हटाने के लिए और अपनी एक्यूरेसी जो होती है अपने मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें दे सकें।